हेलो बच्चों, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी दीदी आपके लिए नया लेक्चर लेकर के आ गई हैं और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 को प्रिपेयर कर रहे थे, तो यहाँ पर हमने कल आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियरली समझा दिया था और आज हमें क्वेश्चन नंबर सेकेंड से आगे बढ़ना है। ठीक है, उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों, अपने छोटे और बड़े भाई बहनों तक पहुंचाइए और उसके अलावा अपने पेरेंट्स को यूट्यूब और अदर सोर्सेज, थोड़ा टेक्निकल सोर्सेज की तरफ शिफ्ट होने को कहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि अब इस समय में मोबाइल और उससे पढ़ाई करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया। यानी अगर किसी ने ये सोच लिया कि थोड़ा भी वो रिजिड हो गया कि नहीं मुझे तो मोबाइल नहीं यूज़ करना है, तो फिर उसकी पढ़ाई में अच्छा खासा नुकसान होगा। तो इसलिए आप क्या कीजिए, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी कीजिए और साथ में पढ़ाई भी करते रहिए। ओके, तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकेंड और थर्ड की तरफ। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड दोनों को आपके बोर्ड को दो पार्ट में करके बीच से लिख लिया है और उसके बाद में ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैंने कल आपको बताया था, कल और परसों की क्लासेस में मैंने आपको आपके समुच्चय के गुणधर्म और कुछ चीज़ें बताई थी और कल मैंने आपको 4 तरह के आपके समुच्चय या सेट बताए थे। तो उसमें पहला सेट मैंने आपको नल सेट बताया था या एम्प्टी सेट बताया था, जिसे हिंदी में रिक्त समुच्चय कहा जाता है। यानी एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता, उसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं। उसके बाद में मैंने आपको परिमित और अपरिमित समुच्चय बताए थे, जिन्हें इंग्लिश में फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट सेट कहते हैं। तो उनमें क्या होता है, अगर किसी अवयव में अगर किसी सेट में यानी समुच्चय में अवयवों की संख्या सीमित होती है तो वो परिमित होता है, और अगर असीमित अवयवों वाला कोई समुच्चय है तो उसे क्या कहते हैं, हम अपरिमित समुच्चय या इनफाइनाइट समुच्चय कहते हैं। अब उसके बाद में हमारा जो चौथा समुच्चय था उसका क्या नाम था, इक्वल सेट। हाँ, तो मैंने आपको चौथा समुच्चय बताया था इक्वल सेट। इक्वल सेट में क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि अगर आपके पास दो सेट हैं ए एंड बी, या कोई भी हो सकते हैं, पर हमने वहाँ पे ए और बी को मान लिया था। तो अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में एग्जिस्ट करते हैं और बी के सारे एलिमेंट ए में भी एग्जिस्ट करते हैं तो हमारा जो सेट होता है वो इक्वल होता है। यानी कि हर एक अवयव ए का बी में होना चाहिए और बी का हर एक अवयव ए में होना चाहिए। तो ये हमारा ब्रीफ इंट्रो हो गया कल की क्लास का। अब इसके बाद में हमने आपको पहला क्वेश्चन समझा दिया था 1.2 का पहला क्वेश्चन, जिसमें 4 पार्ट थे। 4-5 पार्ट्स में आपको क्या करना था, उसमें ये देखना था कि कौन सा एम्प्टी सेट है और कौन सा नहीं है। अब आज हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड और थर्ड दोनों में आपको एक ही चीज़ करनी है। यानी आपको ये कुछ सेट दिए हुए हैं, इसमें 5 और इसमें भी 5, और इन 10 सेट्स में आपको क्या करना है, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट सेट्स को डिफ्रेंशिएट करना है और अलग अलग इन्हें समझना है कि कौन सा फाइनाइट है और कौन सा नॉन फाइनाइट है। तो आइए हम क्वेश्चन पर मूव करते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ष के महीनों का समुच्चय। अब आपको इन क्वेश्चंस में कुछ सॉल्व नहीं करना, केवल आपको विचार करना है, यानी आपको दिमाग लगाना है और आपको सोचना है कि वर्ष में महीनों की संख्या परिमित होती है या अपरिमित, यानी फाइनाइट होती है या इनफाइनाइट होती है। तो आप जानते हैं कि हमारे साल में यानी 365 दिन में कुल 12 महीने होते हैं। तो 12 महीने क्या है, 12 एक निश्चित संख्या है, यानी ये हमारे सेट्स की संख्या, अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी, सीमित हो जाएगी। यानी अगर हम एक सेट लिखना चाहें तो उसमें जनवरी से लेकर के और दिसंबर तक अपनी सारी महीनों के नाम को हम लिख सकते हैं और उन्हें काउंट भी कर सकते हैं कि वो कुल मिला के 12 हैं। तो ये क्या है, हमारा फाइनाइट सेट है। फाइनाइट या हिंदी वाले लिख लें परिमित। मेरा ब्लू मार्कर बिल्कुल गड़बड़ हो गया। ठीक है, आपको क्या लिखना है, ये फाइनाइट सेट है। ओहो क्या हो रहा है। और उसके अलावा हिंदी वाले आप लिख सकते हैं कि परिमित समुच्चय है। अब उसके बाद में हम अपने क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर मूव कर जाते हैं और इसे देखते हैं कि इसमें ये हमारा फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है। हमारे क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको 1 2 3 अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटी
टाइप का एक सेट दिया हुआ है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 1 2 3 और इसके बाद आप अंदाजा लगाते जाएंगे कि 4 5 6 7 ऐसे आएगा, लेकिन आप देख रहे हैं ये अनंत तक जा रहा है। तो ये सेट क्या है, आपने ध्यान से देखिए तो ये 1 से शुरू हो रहा है और अनंत तक जा रहा है, और इसी को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। तो ये नेचुरल नंबर्स का सेट है और ये अनंत तक जा रहा है, तो इसलिए क्या है, ये अपरिमित है, यानी इसके हम सभी अवयवों को गिन नहीं सकते, अपरिमित, या इसी को क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट है। अब इसके बाद में उसी तरह का कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर आपको 3 दिया हुआ है, जिसमें आपको 1 2 3 4 और उसके बाद 99 और 100 दिया है। अब आप सोचेंगे कि बीच में तो डॉट यहाँ पे भी लगे हैं, लेकिन बीच में डॉट इसलिए लगाएं क्योंकि 100 तक की संख्या को एक छोटे से सेट में लिखना थोड़ा मुश्किल काम है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 लिखा, उसके बाद अप टू डॉट लगा दिया 99, 100। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं को लिया गया है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अपने सेट में अवयवों की संख्या को काउंट कर सकते हैं, क्योंकि उसे निश्चित संख्या दी हुई है 1 से लेकर 100 तक। तो जब भी मैंने आपको बताया कि संख्या निश्चित हो या अवयवों की संख्या सीमित हो, तो इसी को क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं या फिर परिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक है, आप अपनी बुक को ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कोई भी कॉपी पेन की जरूरत नहीं है। आप अपनी बुक को सिंपली खोल लीजिए और उसी में आगे पेंसिल से परिमित अपरिमित परिमित अपरिमित रिक्त जो भी आता जाए उसे नोट करते जाइए। जहां पर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले क्वेश्चन आएंगे वहां पर हमें कॉपी पेन की जरूरत पड़ेगी। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब आप जानते हैं कि पूर्णांक, धन पूर्णांक क्या होते हैं, जिनमें ऐसे नंबर जिनके आगे प्लस लगा होता है। अब आपको दिया हुआ है पूर्णांकों का समुच्चय, वो भी धन पूर्णांकों का, लेकिन 100 से बड़े। तो अब आप जानते हैं कि पूर्णांक क्या होते हैं, मैं यहाँ पे लिख दूं, जैसे इधर -इन्फिनिटी से शुरू हुए और 0 तक आए, फिर 1 2 3 करके +इन्फिनिटी तक चले गए। अब इसी में बीच में कहीं 100 आ रहा होगा और 100 के ऊपर वाले हमें अंकों को लेना है। अगर हमें नीचे लेना होता तो क्या होता, हमें कुछ परिमित संख्याएं भी मिल सकती थी, लेकिन क्योंकि हमें दिया हुआ है 100 से ऊपर, तो 100 से ऊपर कहाँ तक जाएंगे, आपको ये नहीं दिया हुआ। तो इसी वजह से क्या होगा, ये भी एक अपरिमित समुच्चय होगा, क्योंकि हमें लोअर लिमिट तो दी हुई है, शुरुआती लिमिट दी है कि हमें शुरुआत 100 से करना है, लेकिन कहाँ तक जाना है ये डिफाइन नहीं किया गया। 100 से लेके 1000 तक, 100 से लेके 1 लाख तक, 100 से लेके 1 करोड़ तक कुछ नहीं दिया। तो इस वजह से ये भी हमारा क्या होगा, नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट होगा, या इसी को हम क्या कहते हैं, अपरिमित कहते हैं। अब इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है, जिसमें आपको क्या करना है, दिया हुआ है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे, जैसे एक कंडीशन में आपको 100 से बड़े दिए थे, उसी तरह अब आपको 99 से छोटे दिए हुए हैं। तो 99 से छोटे पूर्णांकों का समुच्चय है और वो भी अभाज्य पूर्णांकों का। ठीक है, तो 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक क्या है, आप जब काउंट करना शुरू करेंगे तो अभाज्य पूर्णांकों में क्या क्या आएगा, आप जानते हैं कि पूर्णांक होते हैं +1 +2 +3 +4, और उसमें आपको क्योंकि 99 से छोटे चाहिए, तो 99 से छोटे क्या होंगे, परिमित होंगे, क्योंकि अब आपको एक तो अपर लिमिट दे दी गई 99 और उसके अंदर ही आपको रहना है। तो अब ये क्या हो जाएगा, एक परिमित समुच्चय हो जाएगा, परिमित समुच्चय। ठीक है, यानी फाइनाइट सेट। इसके बाद में हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, हमने इसे साथ में इसलिए लिख लिया है क्योंकि हम देखते हैं कि दोनों क्वेश्चन सेम ही हैं, बस आपको 2 पार्ट्स में करके दे दिया गया। अगर आपको एक साथ 10 क्वेश्चन दे देते तो शायद आप थोड़ा डर जाते कि 10 क्वेश्चन है, तो इसलिए क्या किया है, एनसीईआरटी वालों ने थोड़ी सी चालाकी करके इन्हें 2 क्वेश्चन में डिवाइड कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका सेम है, आपको इसमें भी परिमित और अपरिमित को ही छांटना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं, इंग्लिश हिंदी वाली में भी, और हाँ मैंने आपको इंग्लिश में बताने को कहा था तो मैं इंग्लिश में भी बता दूंगी। क्वेश्चन, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। इसका मतलब क्या होगा, ऐसी पैरेलल लाइंस जो एक्स अक्ष यानी कि एक्स एक्सिस के भी पैरेलल हैं। यहाँ पर मैं आपको छोटा सा डायग्राम बना करके दिखा दूँ।
आप पहले इधर क्वेश्चन नंबर 2 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद में मैं इसे इरेज करके उधर के क्वेश्चंस को इधर समझा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको केवल सोचना था, पर यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको आप हल्का सा ड्रॉ कर लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। तो अगर हम देखें अपने क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को, तो इसमें आपको बताना है लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब आप जानते हैं, आपने निर्देशांक ज्यामिति नाम से पढ़ा होगा, जिसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। मैथमेटिक्स की एक शाखा होती है, एक ब्रांच होती है जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने क्योंकि आप 11th से छोटे क्लासेस में 9th में आपको पढ़ाई गई होगी, 10th में पढ़ाई गई होगी, तो आपको 2D ही पढ़ाई गई होगी। 2D मतलब एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। अब जब आप आगे पहुंचेंगे, आगे क्या आपको इसी क्लास में आपने देखा होगा, इसमें आपको त्रिविमीय ज्यामिति पढ़ाई गई है, तो आगे पढ़ाई जाएगी 3D ज्योमेट्री। तो वो भी क्या होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, और उसमें 3D एक्स वाई के साथ जेड एक्सिस भी होती है। तो हम देखते हैं, जो हमारी हॉरिजेंटल एक्सिस होती है उसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, यानी क्षैतिज जो होती है अक्ष उसको हम एक्स अक्ष कहते हैं, और जो वर्टिकल होती है यानी खड़ी होती है, वर्टिकल मतलब जिसे हम ऊर्ध्वाधर हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में वर्टिकल कहते हैं, उसे वाई अक्ष कहते हैं, वाई एक्सिस। अब हमें क्या करना है, अपने एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय बनाना है। अब क्या हम एक्स अक्ष के समांतर निश्चित रेखाओं को खींच सकते हैं या अनिश्चित, ये आपको विचार करना है। आइए देखते हैं। अगर मैं एक रेखा यहाँ से खींच दूँ, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन आपको ये सपोज करना है कि ये इसके समांतर है यानी पैरेलल है। फिर एक यहाँ हो सकती है, एक यहाँ हो सकती है, इसी तरह नीचे भी हो सकती हैं। उसके बाद अगर हम चाहें तो इनके बीच में भी खींच सकते हैं। अब अगर आप कह सकते हैं कि इसके भी बीच में हो सकती है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम खींचते जाएं तो हमारे बोर्ड पे तो एक लिमिट है, क्योंकि हमारा मार्कर, इसकी भी कुछ मोटाई है, इसकी टिप की कुछ मोटाई है। लेकिन जब आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करते जाएंगे, तो जैसे कि आप इस समय सुन रहे होंगे 5G स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ, कि 5G रेडिएशन है, 5G स्पेक्ट्रम है। तो जो स्पेक्ट्रम होती हैं, जो आप इसका ये टर्म आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, 11th 12th क्लास में स्पेक्ट्रम शब्द पढ़ेंगे, तो आप सोचेंगे कि स्पेक्ट्रम क्या है। वास्तव में स्पेक्ट्रम क्या होता है, जो विजिबल लाइट होती है और जो इसके अलावा अदर लाइट होती है, लाइट्स के द्वारा बनाया हुआ एक स्पेसिफिक एक डायग्राम होता है, समझ लीजिए। तो जैसे कि कोई लाइट जब किसी फोटोग्राफिक प्लेट पे पड़ती है तो वो अपना कुछ प्रभाव छोड़ती है, आप जानते हैं। तो वो क्या होता है, आपको काली सफ़ेद पट्टियों के रूप में मिलता है, यानी काले सफ़ेद धब्बे या पट्टियाँ मिलती हैं। तो उन पट्टियों को जब देखा जाता है गौर से, जैसे मान लीजिए आपकी काली सफ़ेद पट्टियाँ, ये काली है और बीच में सफ़ेद है, फिर काली है। तो जब इस स्पेक्ट्रम को जब ध्यान से कुछ उपकरणों से देखा जाता है, तो पाया जाता है ये क्या, कि इसके अंदर फाइन लाइंस होती हैं। फाइन लाइंस मतलब बहुत ही महीन महीन रेखाएं। फिर जब उन महीन रेखाओं को देखा जाता है तो ये पाया जाता है कि उसके अंदर और फाइन लाइंस होती हैं, यानी बहुत ही महीन महीन रेखाओं से मिलकर के स्पेक्ट्रम बना होता है। तो उसी तरीके क्या है, जो हमारा एक्स एक्सिस के जब हम पैरेलली या वाई एक्सिस के किसी भी एक्सिस के पैरेलली जब हम और लाइनें खींचने की कोशिश करेंगे, तो हम पाएंगे कि हम जितनी भी लाइन खींचते जाते हैं उनके बीच में भी कुछ लाइन खींचना संभव है। तो इसलिए हम क्या पाते हैं कि यहाँ पर हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, यानी इनफाइनाइट पैरेलल लाइंस पॉसिबल हैं। तो इस वजह से ये जो हमारा समुच्चय होगा, ये क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट होगा, या इसी को हिंदी में अपरिमित कहेंगे। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। 3rd के 2nd में दिया हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, यानी आपको क्या करना है, आपका जो अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, उसके जितने भी लेटर हैं उनका आपको एक सेट बनाना है। तो आप जानते हैं कि इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो कितने होते हैं, उनकी एक संख्या निर्धारित है, यानी 26 ही होते हैं। बढ़ घट भी सकते हैं, लेकिन वो स्पेशल कंडीशंस में बढ़ घट सकते हैं। आप जानते हैं कि 26 होते हैं और 26 ही लिखे जाते हैं। तो आप इन्हें ABCD करके भी लिख सकते हैं और ऐसे करके लास्ट में XYZ ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इतना करने के बाद में आपने ये देखा कि आपका समुच्चय जो है वो परिमित है, यानी अंत में आपके ये डॉट नहीं लगे हुए हैं। तो अब ये क्या है,
समुच्चय परिमित समुच्चय है। ठीक है, अब इसी तरीके हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर मूव करते हैं। 3 क्या है, उन संख्याओं का समुच्चय क्या करना है जो हमारी ऐसी संख्याएं हैं जो 5 की गुणज हैं। 5 की गुणज यानी मल्टीपल ऑफ 5, उन संख्याओं का हमको एक समुच्चय बनाना होगा और उस समुच्चय को हम बताएंगे कि वो परिमित है या अपरिमित है। अब अगर आप 5 का पहाड़ा पढ़ें, क्योंकि आपको पता है कि 5 से कटने वाली संख्याएं क्या हो सकती हैं। 5 से कटने वाली संख्या 5 से छोटी तो हो नहीं सकती, 5 से बड़ी ही होगी, लेकिन बड़े होने के बाद वो कहाँ तक जाएगी ये हमको देखना है। तो पहला 5 से कटने वाली संख्या 5, दूसरी 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर आप देखेंगे ऐसे बढ़ते 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 आप जहाँ तक चाहें हर संख्या में 5 जोड़ते जाएं। 25 के बाद 5 जोड़ा 30, 30 में 5 जोड़ा 35, 35 में 5 जोड़ा 40, 40 में 5 जोड़ा 45, तो इस तरह करते आप अनंत तक जा सकते हैं। तो क्योंकि अब हमारे इस सेट में क्या होगा, शुरू तो 5 से हुआ ये तो फिक्स है, लेकिन कहाँ तक जाएगा ये फिक्स नहीं है। तो इस वजह से क्या होगा, हमारा जो सेट है वो एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो क्योंकि ये इस तरह से होगा 5, 10, 15 अप टू, तो इस वजह से क्या होगा, ये इनफाइनाइट सेट यानी कि अपरिमित समुच्चय होगा। अब इसी तरह हम अगर अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर मूव करें तो इसमें आपको बताना है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। ठीक है, अब ये आपके लिए एक टिपिकल क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी पर बहुत तरह के जानवर जीव जंतु पाए जाते हैं और उनकी संख्या भी सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों में होती है। अगर आप देखें तो अगर आप केवल अपने घर में ढूंढें तो आपको करोड़ों अरबों चींटियां मिल जाएंगी। तो ऐसे बहुत से जीव जंतु घूम रहे हैं, लेकिन क्या उनकी एक संख्या निश्चित है या अनिश्चित? अगर इस पर बात की जाए तो उनकी एक संख्या निश्चित है। भले ही उनकी संख्या कम और ज़्यादा होती रहती है, लेकिन एक किसी समय पे भले आपके पास कोई ऐसी सुविधा नहीं जिससे आप उसे गिन सकते हो, लेकिन उन्हें गिना जा सकता है क्योंकि उनकी संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। तो इसलिए हमारा ये समुच्चय भी, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय जो होगा, ये भी क्या होगा, एक परिमित समुच्चय यानी फाइनाइट सेट होगा। ओके, अब उसके बाद में आपका लास्ट क्वेश्चन बचा, मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब इसे अगर आप इंग्लिश में समझना चाहें तो ये क्या होगा, मूल बिंदु जो होता है आपका, मैंने आपको जो बताया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो आपका ये पॉइंट होता है जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं, सेंटर। और इसके जो निर्देशांक होते हैं यानी इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0,0 होते हैं। 0 क्यों होते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस पे जैसे हम यहाँ पर चलते हैं तो इन पर हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, जैसे 1 स्टेप चले तो 1, 2 स्टेप चले तो 2, 3 स्टेप चले तो 3। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक्स एक्सिस पे कोई स्टेप नहीं चल रहे हैं। उसी तरह अगर वाई पर देखा जाए तो वाई एक्सिस पे भी हम बिल्कुल भी ना ऊपर जा रहे हैं ना इधर जा रहे हैं, ना नीचे आ रहे हैं ना इधर जा रहे हैं, ना दाईं तरफ ना बाईं तरफ, ना ऊपर ना नीचे, बिल्कुल सेंटर में है। इसलिए जो इसका कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा 0,0 होता है। अब आपको क्या करना है, इस 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय यानी ऐसे सेंटर जो इससे होकर के गुजरते हों। तो अगर हम यहाँ पर सेंटर बनाना चाहें, सर्कल, अगर हम यहाँ सर्कल बनाना चाहें, उप्स ये तो गया ही नहीं इससे, अरे आप समझ सकते हैं, अगर मैं इससे सर्कल बनाऊं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह करके हम बहुत से सर्कल बना सकते हैं। यानी किसी एक पॉइंट से, ये चाहे मूल बिंदु हो या कोई भी हो, आपको कोई क्वेश्चन अगर मान लो, आप कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको जो क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए वो एकदम एग्जैक्टली आपके इन्हीं क्वेश्चन से उठा करके दिया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे मूल बिंदु की जगह ऐसे ही दे दें, किसी बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो आप सीख लीजिए कि जब भी आपको केवल एक बिंदु दिया होगा तो इससे आप अनंत बना सकते हैं, यानी अनंत वृत्त जो है वो इससे होकर के जा सकते हैं। ये जैसे आपका पॉइंट है तो इससे होकर के जाने वाले वृत्तों की संख्या क्या होगी, अनंत होगी। ऐसे आप चाहे जितने बनाते चले जाइए। तो इस वजह से क्या होगा, क्योंकि
इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल बनाए जा सकते हैं, इसलिए हमारा ये वाला सेट भी इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आपके तीन बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन बचे हुए हैं, 4th, 5th एंड 6th। अब जैसे कि आपने सबसे पहले क्वेश्चन में एम्प्टी सेट्स को सीखा था, दूसरे और तीसरे क्वेश्चन आपके फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट से रिलेटेड थे। अब इसी तरीके आपका क्वेश्चन नंबर 4, 5th एंड 6th, ये तीनों क्वेश्चन आपके जो है वो इक्वल सेट से रिलेटेड हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आपका ये जो क्वेश्चन है, ये पार्ट जो है ये पूरा कल ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही कम क्वेश्चन है और उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि सबसेट्स क्या होते हैं, सबसेट क्या होते हैं, और इसके अलावा सेट्स की और कुछ खासियतें आपको बताई जाएंगी। और उसके बाद में आपके जो थोड़े लेवल वाले क्वेश्चन हैं, यानी अच्छे लेवल के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद में आपको वेन डायग्राम्स और चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो तब तक के लिए मन लगा करके पढ़ते रहिए, पूरे उसके साथ में मतलब पूरी इंटेंशन के साथ में पढ़ाई कीजिए, अच्छे से सब कुछ सीखते जाइए। जो कुछ आपको ना समझ में आए आराम से आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। अभी तक मैंने देखा कि किसी ने भी, बहुत कम लोगों ने, 6, 7, 8, 10 लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे, क्योंकि जब मैं ये देखूंगी, जैसे अभी मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है कितने लोग इसमें पढ़ रहे हैं, कितने लोग मुझसे कुछ सीख रहे हैं, कितने लोग प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं। तो जब आप टेलीग्राम पर जुड़ जाएंगे तो हमारे आपके बीच का इंटरेक्शन जो है वो ईजी हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कमेंट सेक्शन में चैट नहीं किया जा सकता। आप केवल अपनी सजेशन दे सकते हैं, मैं आपको थैंक यू बोल सकती हूँ, या थोड़ा बहुत बातें हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती। जब मेरा आपका इंटरेक्शन बढ़ जाएगा तो मुझे क्या होगा, मुझे भी थोड़ा सा गूज बम्स आएंगे कि हाँ मैं इन बच्चों को पढ़ा रही हूँ और इन बच्चों को मेरी वजह से कुछ फ़ायदा हो रहा है, या जो भी है आप कम से कम मुझे बताएंगे कि हाँ दीदी हमें कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कुछ हमारा फ़ायदा है या नहीं है। हम जो कोचिंग कर रहे हैं और मतलब हमारी जो कोचिंग ये चल रही है, हमारा जो ये परिवार चल रहा है, इसमें किस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या कुछ अच्छा हो सकता है, क्या कुछ अच्छा पॉसिबल है या नहीं है। तो इस तरह से हमारा आपका इंटरेक्शन बढ़ेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। और प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर किया कीजिए, इससे क्या होता है टीचर मोटिवेट होता है। कभी भी किसी टीचर को डिसलाइक नहीं करना चाहिए। और अगर आपको कोई चीज़ ऐसी कमी लग रही है या वैसा लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके अलावा मैं आपसे ये भी कह दूं कि जल्दी से जल्दी अपने ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों को जोड़िए, ताकि 1000+ सब्सक्राइबर्स हो जाएं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि YouTube ये फैसिलिटी लाइव क्लासेस वाली 1000+ के बाद ही देता है। इसके अलावा बहुत से अदर ऐप्स हैं जिससे लाइव होया जा सकता है, लेकिन क्योंकि मेरे यहाँ पर नेट की भी थोड़े से इशू रहते हैं। और उसके अलावा ये भी है कि मुझे लगता है कि ये अच्छा है, मतलब ये अच्छा सोर्स है YouTube का। उसके अलावा जब कभी आपकी कोई डिमांड होगी तो मैं उसे ज़रूर पूरा करने की कोशिश करूँगी। और आप अच्छे से ये जान लीजिए कि आपकी क्लासेस पूरी तरीके से फ्री हैं। अगर भविष्य में कभी ज़रूरत पड़ती है तो बहुत ही मिनिमम चार्ज, यानी मैं आपको बता दूं कि 100 या 50 रुपए से ज़्यादा मैं लेने के किसी भी तरह से मूड में नहीं हूँ। और वैसे भी मैं आपसे पैसे कमाने के मूड में हूँ ही नहीं। अगर मुझे ऐसा करना होता तो मैं ऑफलाइन कोचिंग शुरू करती, क्योंकि उसमें अगर एक बच्चा भी आएगा तो फीस उसकी पहले जमा होगी, पढ़ाई उसे बाद में कराई जाएगी। तो लेकिन मेरा कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं है। मैं आपको केवल और केवल पढ़ाना चाहती हूँ। आप अच्छे से पढ़ते रहिए। जब मेरे बच्चे मुझे मिलेंगे कभी, अगर ऐसा होता है, आप क्योंकि YouTube एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप पूरे देश में फैले हुए होंगे, और अगर कभी ऐसा होगा कि मैं कभी कहीं जा रही होंगी और मेरा कोई बच्चा मुझे मिल जाएगा तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरा परिवार इतना बड़ा है। ओके, तो तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।